हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्या क्या है इसमें सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं इसका एक्सरसाइज, जो कि कंप्लीट हो जाएगा लेस देन 30 मिनट में। बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा ये। क्वेश्चन क्या बोला है, देखो। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाई एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज ड्यू टू, जो आई लेंस जो होता है उसका जो फोकल लेंथ है कौन एडजस्ट करता है? सिलियर मसल्स एडजस्ट करता है। तो ये जो आई लेंस अपना फोकल लेंथ एडजस्ट करता है, इसको क्या कहते हैं? मतलब क्यों होता है? ये होता है, ऑप्शन दिया है यहाँ पे, प्रेस बायोपिया जो कि रॉन्ग है। फिर एकोमोडेशन, हाँ इसको कहते हैं एकोमोडेशन। नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस नहीं है क्योंकि ये एक डिफेक्ट है। फार साइटेडनेस ये भी एक डिफेक्ट है, तो ये दोनों नहीं है। तो आंसर, राइट आंसर है इसका बी, ऑप्शन बी, एकोमोडेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। ह्यूमन आई जो होता है वो अपना इमेज कहाँ पे फॉर्म करता है? ह्यूमन आई इमेज फॉर्म करता है रेटिना पे। रेटिना एक स्क्रीन होता है, ठीक है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होता है जिसके ऊपर इमेज फॉर्म होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे रेटिना। देखो, कॉर्निया और रेटिना में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सेम सेम में से वर्ड याद रहता है, मतलब लगता है रेटिना कॉर्निया, रेटिना कॉर्निया। कॉर्निया फ्रंट पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें लाइट का मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है। और लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो है रेटिना, जो कि लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, ठीक है, जहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोला है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट डैश। मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो यहाँ पे लिखा है ये होता क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसी को हम लोग कहते हैं नियर पॉइंट। क्या कहते हैं? नियर पॉइंट। नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, नॉर्मल ह्यूमन आई, मतलब नॉर्मल एक एडल्ट ह्यूमन का जो नियर पॉइंट होता है उसी को कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि होता है 25 सेंटीमीटर। तो आंसर है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ डैश। जो फोकल लेंथ आई में चेंज होता है, अभी भी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि आई लेंस का जो फोकल लेंथ चेंज होता है उसको चेंज कौन करता है, कौन हेल्प करता है? ये है सिलियरी मसल्स। ठीक है, आंसर आ गया आपका सिलियरी मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ए पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 diopters फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स ए लेंस ऑफ पावर +1.5 diopter। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन एंड नियर विजन। देखो, ये न्यूमेरिकल आ गया। अब इसमें क्या बोला है, एक पर्सन है जिसको दोनों डिफेक्ट है। अब उसका डिस्टेंस विजन भी ठीक नहीं है, उसका नियर विजन भी ठीक नहीं है। तो जो डिस्टेंस विजन है उसको ठीक करने के लिए वो यूज करता है कितने पावर का लेंस? -5.5 डायप्टर का। और उसका जो नियर पॉइंट है उसको ठीक करने के लिए वो कितना पावर का लेंस यूज कर रहा है? +1.5 डायप्टर का। ठीक है, अब ये डिस्टेंस विजन के लिए जो डिस्टेंस विजन को ठीक करने के लिए जो लेंस यूज कर रहा है, उस लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा? या फिर क्या, और एक क्वेश्चन है उसमें कि नियर विजन के लिए जो पावर का, जितने पावर का लेंस यूज करता है उसका फोकल लेंथ कितना होगा? देखो, पावर और फोकल लेंथ इनवर्स रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ इसका फॉर्मूला, तो पावर का फॉर्मूला होता है P=1/f, और फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो ये 100/f हो जाता है पावर का फॉर्मूला, अगर सेंटीमीटर में हो तो ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। देखो, पहले अगर आई का आंसर निकालें तो डिस्टेंस विजन के लिए बोला है, डिस्टेंस विजन के लिए पावर का वैल्यू दे दिया है, प्लस सॉरी माइनस में दिया है -5.5 डायोप्टर दिया है। ठीक है, अब इसका फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? देखो, एफ इक्वस टू क्या हो जाएगा? अरे यही फॉर्मूला से निकाल लो, फोकल लेंथ क्या होगा? एफ पी इक्वस टू 100/f होता है, तो एफ इक्वस टू हो जाएगा 100/p हो जाएगा। तो फोकल लेंथ हो जाएगा ये 100/, पी जो है, पी कितना है? देखो यहाँ पे पी है -5.5 डायोप्टर। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, देखो, इसको अगर 5 से काटे तो कितना आ जाएगा? ये जाएगा 20 टाइम्स में और ये जाएगा 1.1 टाइम्स में। मतलब ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 200, माइनस को पहले लगा लेते हैं, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 11। और इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा? 11 1 जा 11, यहाँ पे रह गया 9090, 11 8 जा 18, 20 मतलब 20 11 18, इतना होगा 18.18। तो इसको लिख सकते हैं 18.18
सेंटीमीटर। ये माइनस है, इसके आगे एक माइनस लगा देना भाई, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। आंसर आ गया माइनस में। अब माइनस में ये आंसर क्यों आया, रुको 1 मिनट रुको, ये आ गया, इसको लिख देते हैं -18.2 सेंटीमीटर। इसका इसका आंसर आ गया इतना। अब ये माइनस में आया मतलब इसका जो लेंस है, वो लेंस कौन सा लेंस चाहिए, कॉनकेव लेंस चाहिए, क्योंकि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका डबल आई वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, बोला है नियर विजन को ठीक करने के लिए। अब इसका पावर कितना दिया है, इसका पावर दिया है +1.5 डायोप्टर दिया है। इसका फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, एफ इक्वल्स टू 100/f। देखो अगर यहाँ पे 100/f नहीं करना तो फोकल लेंथ मीटर में आएगा। ठीक है, तो सॉरी अब लिख दे यहाँ पे 100/p हो जाएगा, उल्टा है ना, पावर का निकाल रहे हैं तो 100/f, अगर फोकल लेंथ निकाल रहे हैं तो 100/p। तो ये हो जाएगा 100/पावर है 1.5, तो इसको अगर 5 से काटे तो ये 20 टाइम्स में जाएगा, ये 3 टाइम्स में जाएगा, मतलब 0.3 टाइम्स में। तो फोकल लेंथ कितना आ गया इसका, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ 10 10, तो ये हो जाएगा ऊपर का 200, नीचे का हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 3 6 × 18, 20 बच गया, मतलब 66.67 होगा। और इसका जो फोकल लेंथ आ रहा है वो आ रहा है प्लस में। प्लस में मतलब ये जो लेंस है वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। नियर पॉइंट को ठीक करने के लिए चाहिए हमको कॉन्वेक्स लेंस, और फार पॉइंट जो डिस्टेंस विजन होता है उसको ठीक करने के लिए चाहिए हमको क्या, कॉनकेव लेंस। ठीक है, समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये बोला है द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। अच्छा, इन फ्रंट ऑफ द आई, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। मतलब एक पर्सन है जिसको मायोपिया हुआ है और उसका फार पॉइंट दे दिया गया है। देखो मायोपिया हुआ है तो फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं होगा। किसी भी नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन का अगर फार पॉइंट देखो तो वो कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। लेकिन जिसको मायोपिया हुआ होगा उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं होगा। तो यहाँ पे दे दिया है, फार पॉइंट दे दिया है। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो पहली बात, जो मायोपिया है ना, मायोपिया जिसको हुआ आता है उसका जो यू होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो कितना होता है, -इन्फिनिटी। और भी जो होता है वो जो गिवन फार पॉइंट है वो होता है मतलब -80 सेंटीमीटर। ठीक है। और क्या है यहाँ पे पूछा है, हमको पूछा है पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड। अगर लेंस का पावर निकालने के लिए हमको चाहिए फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ निकाल सकते हैं हम लोग, ये यू दिया है, भी है यहाँ पे, तो हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, मैंने बताया था जब हम लोग मायोपिया के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें ये बताया था कि अगर मायोपिया है तो जो मायोपिक आई का जो फार पॉइंट होता है वही उसका फोकल लेंथ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर सकते हो या फिर सॉल्व करके देखेंगे तो उतना ही आएगा जितना इसका फार पॉइंट है, फोकल लेंथ भी उतना ही आएगा, देख लेना। चलो सॉल्व करके देखते हैं। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f=1/v-1/u। अब इसका अगर वैल्यू यूज करें तो 1/v की जगह लिखेंगे -80, -1/u की जगह लिखेंगे -इन्फिनिटी। तो 1/f कितना हो जाएगा, -1/80, और 1/इन्फिनिटी हो जाता है 0। तो ये अगर माइनस यहाँ पे लगा है तो इस वाले माइनस को अगर हम लोग हटा दें तो ये प्लस हो जाएगा। ये जो इन्फिनिटी था इसके आगे जो माइनस था उस माइनस को यहाँ पे ले दे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 1/इन्फिनिटी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अब 1/इन्फिनिटी 0, तो 1/f कितना हो जाएगा, -1/80। तो इसको उल्टा कर दो, f इक्वल्स टू हो जाएगा -80 सेंटीमीटर। देखो हो गया ना, जो फार पॉइंट था वही आया ना, देखो यहाँ पे जो भी का वैल्यू था वही आ गया यहाँ पे फोकल लेंथ का वैल्यू। ठीक है, तो -80 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ आ गया। अब पावर चाहिए, पावर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला, पावर इक्वल्स टू, ये सेंटीमीटर में दिया है फोकल लेंथ, तो पावर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 100/f। तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, p इक्वल्स टू 100/, जो f है वो है माइनस में, तो -80, एक जीरो से एक जीरो मर गया, तो पावर कितना आ गया, -1.25, सॉरी डायोप्टर। कितना पावर का लेंस चाहिए हमको, इसको ठीक करने के लिए चाहिए -1.25 डायोप्टर का लेंस। और कौन सा लेंस माइनस है पावर में, तो पावर माइनस किसका होता है, कॉनकेव लेंस का। तो मायोपिया के लिए तो कॉनकेव लेंस ही चाहिए उसको ठीक करने के लिए ना। तो ये आ गया क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये बोला है ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड।
रे डायग्राम बनाना है हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए। जो रे डायग्राम बनाया जाता है वो उसको बनाना वाला है। अब देखो पहली बात तो अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो कौन सा लेंस चाहिए उसको ठीक करने के लिए? लेंस चाहिए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो नियर पॉइंट को ठीक करेंगे। चलो भाई ड्रॉ करते हैं इसको। और उसका क्या दिया है, क्वेश्चन भी दिया है। हाँ चलो पहले ड्रॉ करते हैं डायग्राम हाइपरमेट्रोपिया को पहले ठीक करके देखते हैं। तो डायग्राम कैसे होगा, ये एक ह्यूमन आई बनाते हैं यहाँ पे। नहीं बन रहा है, बनेगा। हाँ, क्यों नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे होता है एक आई लेंस, ठीक है। अब हाइपरमेट्रोपिया है तो हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज फॉर्म हो रहा होता है नियर पॉइंट का, मतलब 25 सेंटीमीटर में कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसका जो इमेज फॉर्म हो रहा था, वो इमेज फॉर्म होता है रेटिना के पीछे। तो उसको आगे लाना है, ठीक है। अब आगे लाने के लिए क्या करना होगा, फोकल लेंथ को छोटा करना है। फोकल लेंथ को छोटा करने के लिए क्या चाहिए हमको, कॉन्वेक्स लेंस जिसका पावर ज़्यादा हो। पावर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा। तो अगर मान लो यहाँ पे ये है 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है आई लेंस से, तो यहाँ से जो लाइट रे आ रहा होगा वो रेटिना के पीछे फॉर्म हो रहा होगा। तो इसको ठीक करने के लिए पहले से हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। तो इससे जो लाइट रे आएगा ऐसे करके यहाँ पे आके गिरेगा। तो इसको हम लोग को ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। अब ये पहले से यहाँ से थोड़ा कन्वर्ज हो जाएगा। अब ये कन्वर्ज होने के बाद ये इसको आइलेंस जो है वो उसको ठीक से रेटिना में कन्वर्ज कर पाएगा और इसका इमेज बनेगा यहाँ पे इस पॉइंट पे। यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। यहाँ पे था ऑब्जेक्ट। तो ये है इसका रे डायग्राम, जो हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने का रे डायग्राम, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन भी पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। नियर पॉइंट दे दिया है, मतलब देखो यू जो होता है वो -25 सेंटीमीटर होता है। मायोपिया के केस में यू -25 होता है। सॉरी उल्टा बोल दिया, हाइपरमेट्रोपिया के केस में यू का वैल्यू जो होता है वो -25 सेंटीमीटर होता है, और मायोपिया के केस में जो यू का वैल्यू होता है वो -इन्फिनिटी होता है। अब वहाँ पे भी माइनस फार पॉइंट होता था, यहाँ पे वी क्या होगा, माइनस नियर पॉइंट होगा जो कि गिवन होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 मीटर, मतलब ये -100 सेंटीमीटर लिख दूंगा। क्यों लिखा, देखो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे यू का जो वैल्यू है वो वो यू का जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो हमको सारे यूनिट को सेंटीमीटर में ही रखना है। तो भी का वैल्यू भी मैंने 1 मीटर जो था उसको सेंटीमीटर में कर दिया। तो कितना हो गया, ये 100 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अब यू आ गया, वी आ गया, तो हमको फोकल लेंथ चाहिए पावर निकालने के लिए। तो फोकल लेंथ के लिए हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि होता है 1/f = 1/v - 1/u। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो 1/f हो जाएगा 1/v की जगह लिखते हैं -1/100, तो माइनस को पहले लिख दूँ, /100 -1/u की जगह लिखेंगे -25। तो कितना हो जाएगा ये, 1/f हो जाएगा -1/100, माइनस ऑफ माइनस यहाँ पे हो जाएगा +1/25। तो 1/f आ गया यहाँ पे। 100 और 25 का एलसीएम जाएगा 100, और ये हो जाएगा 4, -4 हो जाएगा ये। हम्म, हाँ, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +1। तो आंसर आ गया इसका माइनस, कौन सा लेंस हाइपरमेट्रोपिक का है ना, तो कहीं पे गलत कर दिए क्या। -25 माइनस है, ठीक है। 1/v - 1/u ये भी ठीक है। डी का वैल्यू माइनस, ये प्लस हो गया, ये भी ठीक है। यहाँ पे गलत लिख दिए थे, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 +4, तो आंसर आ जाएगा 3/100। तो फोकल लेंथ कितना आ गया, f आ गया 100/3, ठीक है। इतना सेंटीमीटर। अब इसको ना डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला, पावर हमको निकालना है, हमको तो फोकल लेंथ नहीं चाहिए ना। फोकल लेंथ बस इसीलिए चाहिए क्योंकि पावर निकालना है। अगर यहाँ पे फोकल लेंथ को हम लोग डेसिमल में निकाल लेंगे तो वो तो परफेक्टली एक डिविजिबल नंबर है नहीं 103 के द्वारा, ठीक है। 3 से तो डिविजिबल है नहीं, तो यहाँ पे डेसिमल में आएगा और वो एक्यूरेट नंबर नहीं आएगा, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा, वो आएगा डेसिमल में आएगा जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा। तो हम लोग पावर के फॉर्मूले में यही फ्रैक्शन को यूज करके हम लोग एग्जैक्ट
आंसर निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला होता है, ये देखो फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो हम लोग इसको लिखेंगे 100/f। तो ये आ गया 100/3। एफ तो 100/3 है ना, तो ये 3 ऊपर जाएगा, तो 100 से 100 मर गया, P = 3 ऊपर जाएगा, तो ये आ गया 3 डायोप्टर। तो पावर आ गया +3 डायोप्टर। पॉजिटिव पावर आने का मतलब है ये जो लेंस हमको चाहिए वो लेंस कौन सा चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस आ गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या बोला है, व्हाई इज ए नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। अच्छा, नॉर्मल आई मतलब क्या, एक एडल्ट ह्यूमन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नॉर्मल आई मतलब जिसका जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जितने दूरी पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो, मतलब कितने पास पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो तो वो हमको क्लियर दिखे, उसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि नियर पॉइंट होता है। एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन आई का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर में। 25 सेंटीमीटर से अगर कम दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो वो हमको क्लियरली नहीं दिखता। अब ऐसा क्यों होता है, देखो, हमारा जो आई लेंस है ना, वो अपना फोकल लेंथ चेंज करता है किसके हेल्प से, सिलियरी मसल्स के हेल्प से। अब सिलियरी मसल्स का भी एक लिमिट होता है भाई, कि वो कितना पावर बढ़ाएगा, कितना मैक्सिमम पावर बढ़ा सकेगा। पावर बढ़ने का मतलब है फोकल लेंथ घटना, तो कितना लिमिट तक वो फोकल लेंथ को कम कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसको कम करते करते जीरो ही कर दे, नहीं भाई। जो सिलियरी मसल्स होता है ना, वो फोकल लेंथ को मैक्सिमम 4 डायोप्टर तक पावर बढ़ा सकता है लेंस का। मतलब सिलियरी मसल्स किसी भी लेंस का पावर जो 4 डायोप्टर तक बढ़ा सकता है, उससे और ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता। तो फोकल लेंथ कितना कम होगा, 4 डायोप्टर का मतलब फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर तक ही रहेगा, उससे और कम नहीं कर सकता फोकल लेंथ को, उसका लिमिटेशन है। तो इसीलिए 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो वो क्लियरली विजिबल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि सिलियरी मसल्स का कुछ लिमिटेशंस होता है, कितना वो अपना जो फोकल लेंथ है उसको कितना कम कर सकेगा। ठीक है, वो 25 सेंटीमीटर से और कम नहीं कर सकता। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज फोका लिख देंगे, इसको लिख देते हैं, बिकॉज ciliary muscles cannot help the islands beyond a certain limit to कितना, to reduce the focal length, and that limit is 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर से अगर कम दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसको हमको क्लियरली नहीं दिखेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या बोलता है, व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। इमेज डिस्टेंस का क्या होगा, देखो, मैंने बताया था कि इमेज डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। हमारे आई लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स रहता है, मतलब वी का जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो कैसे अलग अलग दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज हमको दिखता है। वो आई लेंस होता है, आई लेंस क्या करता है, अपना शेप जो है इसको पतला या फिर मोटा करता है, किसके हेल्प से, सिलियरी मसल्स की हेल्प से। मतलब फोकल लेंथ चेंज होता है। नॉर्मल जो लेंस हम लोग यूज करते हैं, जो चश्मा वगैरह में पहनते हैं, उसमें जो इमेज फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पे होता है तो इमेज अलग अलग जगह पे फॉर्म होता है, क्योंकि उसका शेप चेंज नहीं हो पाता, फोकल लेंथ उसका फिक्स रहता है। लेकिन हमारे आई में ऐसा नहीं है। आई में क्या होता है, इमेज डिस्टेंस फिक्स रहता है, और जो लेंस है, आई लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस, उसका फोकल लेंथ चेंज होता है। जब ये ठीक हो जाएगा तो फोकल लेंथ घट जाएगा, और जब ये थिन हो जाएगा, ऐसे पतला हो जाएगा, तो इसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। तो आई लेंस में क्या होगा, ये पूछा है कि अगर इमेज डिस्टेंस का क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए। तो इमेज डिस्टेंस का कुछ नहीं होने वाला, बस क्या होगा, आई लेंस का फोकल लेंथ चेंज होगा। ठीक है, तो इसका आंसर, ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी,
image distance will remain the same, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल? देखो स्टार का ट्विंकलिंग क्यों होता है, इसको हम लोग पढ़े थे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में। अब स्टार ट्विंकलिंग क्यों होता है, देखो स्टार होते हैं बहुत ज़्यादा दूर पे, तो वहाँ से जो लाइट आता है हमारे पास वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आता है। तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं स्टार को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, तो वहाँ से जब लाइट आता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जब एंटर करता है स्टार का लाइट, तो जो एटमॉस्फेयर होता है ना, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी वाले लेयर्स होते हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर्स, जिसके कारण क्या होता है कुछ लाइट्स रिफ्रैक्ट होके ठीक से आएंगे, ब्राइट दिखेंगे हमको, ज़्यादा लाइट रिफ्रैक्ट होके आएगा। फिर नेक्स्ट मोमेंट में क्या हो जाएगा, जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ना डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स का, वो कंटिन्यूअस नहीं है, हमेशा चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं है मतलब। तो क्या होता है, एक बार अगर स्टार से लाइट आएगा ज़्यादा ब्राइट आ जाएगा, नेक्स्ट मोमेंट में वही स्टार का लाइट डिम आ जाएगा। तो कभी स्टार ब्राइट दिखता है, कभी स्टार डिम दिखता है, नेक्स्ट मोमेंट में एक मोमेंट में ब्राइट दिखेगा तो नेक्स्ट मोमेंट में डिम दिखेगा, और ये कंटिन्यूअसली होता रहता है एटमॉस्फेयर में। तो इसीलिए हमारे पास जो स्टार का लाइट पहुंचता है कभी ब्राइट कभी डिम, कभी ब्राइट कभी डिम, इसीलिए जो स्टार होता है वो ट्विंकलिंग जैसे दिखता है, मतलब हमको लगता है कि स्टार जो है वो टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए होता है। अब इसका जो आंसर है उसको क्या लिखेंगे इसमें, इसका बड़ा आंसर होगा, बड़ा आंसर मतलब कि इतना भी बड़ा नहीं है, इसको हम लोग जैसे मैं समझा दिया उसको ऐसे लिख लेना। अगर इसका आंसर चाहिए तो आंसर तो है ही नोट्स में। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नोट्स मिल जाएंगे पूरे के पूरे। ठीक है, अब समझ गए ना, इसको लिख सकते हो, खुद के लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो भाई, इतना भी आलसी मत हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। अभी तो बात कर रहे थे हम लोग कि स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं, ट्विंकलिंग होते हैं, लेकिन प्लैनेट्स नहीं होते। प्लैनेट्स क्यों नहीं होते भाई, क्योंकि प्लैनेट्स बड़े बड़े होते हैं, स्टार्स से बड़े होते हैं नहीं, स्टार्स बड़े होते हैं लेकिन बहुत दूर होते हैं, तो वो हमको छोटे दिखते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं ना अर्थ के पास होते हैं, पास होने के कारण क्या होता है वो प्लैनेट्स बड़े बड़े दिखते हैं। तो जैसे सनलाइट उनके ऊपर गिरता है और वो प्लैनेट सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे तरफ, अर्थ की तरफ, तो वो बड़े दिखते हैं। प्लैनेट जो है वो पास में है तो बड़े साइज के दिखते हैं, तो वहां से जो लाइट आता है उसका इंटेंसिटी ज्यादा होता है। लेकिन एटमोस्फियर में, अर्थ के एटमोस्फियर में आते ही उसका भी रिफ्रैक्शन होता है, कभी ज़्यादा ब्राइट लाइट आता है, कभी कम ब्राइट लाइट आता है। लेकिन प्लैनेट्स पास में होने के कारण क्या होता है, ये हमको इतना ज़्यादा इजीली पता नहीं चलता कि जो प्लैनेट से जो लाइट आ रहा है हमारे पास वो ज़्यादा ट्विंकलिंग मतलब कभी ज़्यादा आता है कभी कम आता है, वो हमको बहुत ही स्मॉल मार्जिन में ऐसा होता है कि कभी ज़्यादा लाइट आएगा कभी कम लाइट आएगा, तो हमको ठीक से पता नहीं चल पाता। इसलिए प्लैनेट्स जो हैं वो ट्विंकलिंग नहीं होते, जिसको हम लोग मॉर्निंग स्टार्स या फिर इवनिंग स्टार्स कहते हैं ना, वो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकलिंग नहीं होते, वो कांस्टेंट दिखेंगे, ऐसे कोई जाके जो स्काई में एक बल्ब जला दिया हो ऐसे कांस्टेंट जलते रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो गया, ये भी खुद लिखना है आंसर। ठीक है इसका, क्योंकि समझ में आ गया तो लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, व्हाई डज द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। भाई स्काई जो होता है वो स्कैटरिंग के कारण ब्लू दिखता है हमको। ठीक है, क्योंकि हम लोग अर्थ में रहते हैं। अगर कोई एस्ट्रोनॉट्स हो तो उसको स्काई का कलर क्या दिखेगा, एस्ट्रोनॉट्स हो और अर्थ पे हो तो उसको तो ब्लू ही दिखेगा। लेकिन कोई एस्ट्रोनॉट्स अर्थ के बाहर है, स्पेस में है, घूम रहा है, उसको घूमने गया, तो उसको जो उस स्काई है उसको कैसे दिखेगा, स्काई ब्लैक दिखेगा। क्यों ब्लैक दिखेगा, भाई हम लोग यहाँ पे अर्थ पे हैं तो अर्थ का एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं जिसके पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, जो लाइट को क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और री एमिट करते हैं, जिस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग में हम पढ़े थे कि स्कैटरिंग जब होता है लाइट का तो स्मॉलर वेवलेंथ जो होते हैं लाइट के, स्मॉलर वेवलेंथ वाले लाइट जो होते हैं उनका स्कैटरिंग ज़्यादा होता है, जैसे कि वायलेट, ब्लू। ठीक है, और ब्लू लाइट को हमारा आई जो है ज़्यादा इजीली परसीव करता है, इसलिए स्काई का कलर हमको ब्लू दिखता है। लेकिन कोई एस्ट्रोनॉट्स अगर स्पेस में है तो वहाँ पे तो कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं। अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं होंगे जो कि लाइट को स्कैटर कर सकें, एब्जॉर्ब करके री एमिट कर सकें, तो स्कैटरिंग ही नहीं होगा, तो वहाँ पे कोई कलर स्कैटर ही नहीं होगा, तो मतलब कि वो ब्लैक दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इसको भी लिख सकते हो, खुद लिख लेना अगर
आलसी हो तो आ जाओ, नोट्स मिल जाएगा उधर टेलीग्राम में, ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम इसी चैनल के नाम से ही है, ठीक है। तो एंड करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था भाई, आगे क्वेश्चन है नहीं, 12 ही क्वेश्चन है इसमें, बहुत ही छोटा एक्सरसाइज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।